अगर मुझे ये कहा जाए कि तुम ज़िंदगी में क्या करोगे तो जासूसी मेरे लिए सबसे पहला विकल्प होगा। अगर मुझे जासूस बनकर किसी देश में जाना पड़े तो पाकिस्तान मेरे लिए आखिरी विकल्प होगा। मेरे अंदर जासूस बनने का साहस नहीं है और देशभक्ति की बड़ी से बड़ी भावना भी मुझे दूसरे देश की गुप्त जानकारियां खोद निकालने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। अगर हालात मुझे जासूस बनने के लिए मजबूर कर ही दें तो मैं अपने कार्यक्षेत्र के रूप में पाकिस्तान का चुनाव नहीं करूँगा। तो मैं अपने कार्यक्षेत्र के रूप में पाकिस्तान का चुनाव नहीं करूँगा, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं खुशवंत सिंह साहब, जो कहते हैं कि मुझे पाकिस्तानियों से उतना ही प्यार है जितना मैं वहाँ की पुलिस की दरिंदगी से डरता हूँ। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सिर्फ एक ऐसे आदमी की किताब की भूमिका लिखनी पड़ रही है जो पाकिस्तान में घुसने और वहाँ से बाहर निकलने का साहस रखता था, और जब वहाँ गिरफ्तार हो गया तो उसने अमानवीय यंत्रणाएं झेलकर भी अपने भेद नहीं बताए और अपने साथियों में विश्वासघात नहीं किया। अपने साथियों से विश्वासघात नहीं किया। दुनिया की सारी दौलत भी मुझे वह सब झेलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती जो मोहनलाल भास्कर को लाहौर, कोट लखपत, मियांवाली और मुल्तान की जेलों से भोगना पड़ा है। जेलों में भोगना पड़ा है। यह एक चमत्कार ही है कि इतना सब सहन कर वो आज अपनी कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा हैं। लेकिन आज 2020 में वो कहाँ हैं मैं नहीं जानता। उनका मानसिक संतुलन बाकायदा कायम है और वे एक स्कूल में पढ़ाते हैं, यानी कि जब ये किताब लिखी गई थी तब। जासूसी का धंधा घिनौना लेकिन ज़रूरी है। हर देश में न सिर्फ जासूस होते हैं बल्कि उन जासूसों के ऊपर भी जासूस रखे जाते हैं। लेकिन मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि पाकिस्तान में हमारे अनेक जासूस हैं, और पाकिस्तान के तो हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। दोनों देश गुप्त जानकारियां इकट्ठा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं, और ये जानकारियां पाकिस्तान को अमेरिका के माध्यम से तथा भारत को सोवियत रूस के माध्यम से मिलती हैं। अमेरिका तथा रूस दोनों के पास अत्याधुनिक जासूस हवाई जहाज़ हैं जो कई मील की ऊंचाई से ज़मीन पर चलते फिरते लोगों और उपकरणों के फोटोग्राफ ले सकते हैं। उनमें इतने शक्तिशाली कैमरे लगे होते हैं जिनमें अपने छज्जे पर बैठकर किसी व्यक्ति द्वारा पढ़े जा रहे अखबार में छपे समाचार तक का फोटोग्राफ लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम अपने हवाई जहाज़ों के उनके अड्डों के फोटोग्राफ लेना वर्जित कर देते हैं, यानी मना कर देते हैं। एक दूसरे की सीमा में घुसने के लिए बड़ी संख्या में हम लोग एजुकेटेड लोगों की भर्ती करते हैं, और जिन लोगों को खरीदा जा सकता है उनसे हम वफादारी की झूठी शपथ दिलवाते हैं, यानी कस्में दिलवाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम आज भी अपने पुराने ज़माने में रह रहे हैं और मानवीय शक्ति, समय तथा धन का बेहिसाब खर्च कर रहे हैं। मोहनलाल भास्कर जाहिर तौर पर पाकिस्तान की आणविक योजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के अभियान पर थे, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ वे हमें यह नहीं बताते कि वह अपने लक्ष्य में सफल हैं या नहीं, उन्हें कुछ मिला या नहीं। उन्हें अपने एक सहकर्मी, शायद दोहरे जासूस ने धोखा दिया और वे दुश्मन के हाथों में पड़ गए। वहाँ सेना और पुलिस के अधिकारियों ने उनसे जो पूछताछ की उसमें अकल्पनीय रूप से भयंकर यातनाएं भी शामिल हैं। उनके कई साथी पागल हो गए, कई साथियों ने जान दे दी। भास्कर ने इसका जिक्र इतने विशद रूप से किया है कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं तथा रीढ़ की हड्डी सुन्न होने लगती है। किताब में डाकुओं, वैश्याओं, उनके दलालों और तस्करों के साथ जो उन्हीं जेलों में होते थे बिताए गए कुछ हल्के फुल्के क्षणों का चित्रण भी है। पाकिस्तान में उनका अधिकांश कार्यकाल जनरल याह्या खान के शासन के दौरान था। उन्होंने भुट्टो को जेल में भी देखा और भुट्टो को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा। उन्होंने याह्या की प्रेमिका जनरल रानी के बारे में सुना था, वह सर्वाधिक शक्ति संपन्न महिला थी, और फिर देखा कि उसे
उनकी ही जेल के महिला विभाग में धकेल दिया गया है। मोहनलाल भास्कर मियांवाली जेल में थे जब शेख मुजिबुर रहमान को वहां लाया गया और उनकी कब्र खुदवाई गई, जो बाद में भुट्टो द्वारा उन्हें रिहा कर दिए जाने पर पाट दी गई थी और शेख विजयी होकर बांग्लादेश लौटे थे। अपनी जेल की कोठरी में भास्कर ने देखा कि कैसे बम वर्षकों और युद्धक विमानों ने पाकिस्तान की वायुसेना को परास्त किया। उन्हें 14 वर्ष जेल में बिताने थे। शायद उन्हें जीवित बाहर आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे उन सौभाग्यशालियों में रहे जिनका भारत द्वारा गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूसों के साथ विनिमय होना था। और यह बात लिखते हैं खुशवंत सिंह साहब। खुशवंत सिंह साहब को कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी खुशवंत सिंह साहब का जिक्र किया जाता है, एक कलाकार के तौर पर, एक कलमकार के तौर पर, एक राइटर के तौर पर। और ये किताब बस इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे सफ़े मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। शुक्रिया।